यस। ओके, ठीक है। तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एस्ट्रोविजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज के लेक्चर में अपन लोग शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ग्रेविटेशन जो है बिल्कुल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अलग मत समझिएगा। पार्ट वन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, और ग्रेविटी, चूंकि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं तो समझदार हो ही गए हैं, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? बोलो। इलेक्ट्रो, बोलो वाजिद, स्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे होते हैं तो उनके बीच फोर्स लगता है। मान लो दो चार्ज है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ये क्या है? स्टैटिक पोजीशन में, रेस्ट पर हैं, अगर ये कहीं मूव नहीं कर रहे हैं और r दूरी पर रखे गए हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना लगेगा? तो गुलाम ने बोला कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितने दूरी पर चार्ज रखोगे उतना कम फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सिंपल। तो गुलाम साहब ने बोला कि इन तीनों को मिलाइएगा तो लिखिएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये सेम बात अपन लोग ग्रेविटेशन में भी लागू करेंगे कि अगर दो मास है और किसी निश्चित दूरी पर रखा गया है, मान लीजिए पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है, और इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच एक अपने आप फोर्स लगने लगेगा जो बाय नेचर लगता है। और उस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा? उस फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम होगा? और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो हर बॉडी में लगता है। मेरी और तुम्हारी बॉडी भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, सजीव निर्जीव सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, चांद पृथ्वी पर फोर्स लगा रहा है, सूर्य चांद पर फोर्स लगा रहा है, सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, अगर फोर्स लगा रहे हैं सर, तो मैं आप पर फोर्स लगा रहा हूं, हम लोग पास पास बैठे हैं, हम दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यहां पर किस टाइप का फोर्स लगता है? तो यहां पर अट्रैक्शन भी लग सकता है, एक दूसरे को ये आकर्षित भी कर सकती हैं, और रिपल्सन भी लग सकता है ना? ये दो चार्ज एक दूसरों को आकर्षित भी कर सकती हैं, रिपल और रिपेल भी कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि ये किस नेचर की है कि नहीं। अगर ये सेम नेचर की हुई तो अट्रैक्शन रिपल्सन, और अपोजिट नेचर की हुई तो अट्रैक्शन। अगले में पॉइंट। लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं है, एक मास हमेशा दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे धरती माता के अंदर बहुत ज्यादा मास है, उनका बहुत ज्यादा वेट है, धरती माता का मास बहुत पता नहीं कितने हजार केजी होगा। मेरा मास कितना है? मान लो मेरा मास है 60 केजी, है कि नहीं, और मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, और अब मैं ऊपर कूद रहा हूं तो धरती माता मेरे को क्या कर रही है? नीचे की तरफ खींच रही है। मान लो सपोज दैट मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मान लेते हैं वाजिद को ये निगेटिव आदमी है, अगर ये कूदेगा तो क्या धरती माता इसको ढकेल देगी ऊपर की जा भाई तेरे को रिपेल कर दे रही हूं, तू धरती पे रहने के लायक नहीं है? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं नहीं, समान व्यवहार करती हैं, चाहे पॉजिटिव आदमी हो या निगेटिव आदमी हो। आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मास पॉजिटिव निगेटिव, मास में पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। तो एक मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो बढ़िया है यार, हमेशा अट्रैक्शन लगता है। हाँ बेटा, अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, उसकी तुलना में यहां पर बड़ा कम लगता है। मतलब अगर मान लो ऐसा समझो, एक एक केजी के दो चार्ज, एक एक केजी के इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन, एक केजी के, एक बॉडी है एक केजी की जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक बॉडी है एक केजी की जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन है। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन एक एक केजी के दो बॉल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा, 1/10⁻40 टाइम्स कम लगेगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो इन्होंने बोला कि सर सब कुछ सेम होगा, फोर्स जो होगा मास पर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा बड़ा मास उतना ज्यादा फोर्स, और जितना दूर रखेंगे, पास रखेंगे तो ज्यादा फोर्स, दूर रखेंगे तो कम फोर्स। इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
वो भी आर के नहीं, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब दूरी बढ़ाने पर फोर्स कई गुना बढ़ जाएगा। अगर दूरी में 2 गुना कर दूं तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा। दूरी आधा कर दूं, अगर मान लो दूरी आधा हो जाए तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। बात समझ लो ना। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, सब कुछ वही, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, F इजिकल टू gm1m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले के बड़े ध्यान से देखिएगा। जब कोई फार्मूला हमें याद नहीं होगा, आगे चल के बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे होंगे, तो रॉकेट साइंस मत करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद है, ग्रेविटेशन वहीं खत्म हो जाएगा धाए से। जैसे जहां जहां के आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में, उसको तुम जी से रिप्लेस कर देना, और जहां जहां क्यू आएगा उसको तुम मास से रिप्लेस कर देना। बात समझ में आ रहा है? ये जो मास है ना, निगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, दिखाऊंगा कि अभी कैसे। अच्छा, ये सब फर्जी तरीके से बता रहा हूं, लेकिन सवाल पक्का लगेगा। कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, ये अपना अलग मामला है, ये अपना अलग मामला है, बट वी हैव टू ग्रैब ऑल द कॉन्सेप्ट, और हमें बहुत कम टाइम में सीखना है, तो हमें ये सब चीजें तगड़मबाजी करनी पड़ेगी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसको किससे रिप्लेस करना है, आगे के सारे फॉर्मूले में रिप्लेस करके लगाएंगे। अब देखो यहां पर हमने जितने टाइप के क्वेश्चन करे थे फोर्स पे, सब उस टाइप के क्वेश्चन यहां पर भी बनाए जा सकते हैं। मैंने जो कि तुम्हें बताया था कि भाई देखो, ऐसा बोल देगा कि देखो एक ट्रेंगल है, उसपे बहुत सारे मास दे दिए गए हैं, बताइए इस मास पर नेट फोर्स क्या होगा, है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करवाएगा, उसको हम अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। अब जी क्या है भाई? तो जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स की बात करूं, तो क्या मीडियम पे डिपेंड करता है? यस, इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? ये फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, और एन भी कंजर्वेटिव होता है, सेम चीज। कंजर्वेटिव का मतलब समझ लो ना, वर्क डन जो होगा पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को अपन याद रखेंगे। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने कल करी थी, और आज अपन लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ओके। हमने इसको कर दिया था क्या? यस। हाय, क्या हमने इसको कल सॉल्व किया था? नहीं, तो अब सॉल्व कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछता रहेगा। हिंदी में बता दिया करो, अजमत बिल्कुल हिंदी में बता दूंगा। हाँ, आज कोई बकवास नहीं करेगा, रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। अब भाई देखो, जो बिहार वाले हैं जिनका इंटरनेट खत्म हो चुका है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। सवाल क्या है? सवाल पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ो अफान। The distance between the center of moon and earth is d। मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए मून है, इन दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस जो पड़ेगा बेटा, d पड़ेगा। इट वाज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। मान लेते हैं, पूछ रहा है कि इसके अर्थ से कितने दूरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। मान लेते हैं यहां से x दूरी पर किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा जीरो होगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अगर ये दूरी x है तो दिस विल बी डेफिनेटली d माइनस एक्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली। तो बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस का सवाल है। मान लेते हैं इस पॉइंट P पर एक छोटा मास लेके आ रहा हूं, क्योंकि इस छोटे मास पर लगने वाला जो नेट फोर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मास कितना है? मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम द मास ऑफ मून। मान लेते हैं मास ऑफ मून जो है कैपिटल M है,
तो ये कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा, जो कि दिया गया है। इस पर नेट फोर्स 0 है, क्यों? क्योंकि अर्थ इसको अपने तरफ इधर खींचेगा और ये इसको अपने तरफ इधर खींचेगा। आर गेटिंग वो पॉइंट? हाँ जी। मान लेते हैं अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स जो है F1 है और मून द्वारा लगाया गया फोर्स F2 है। तो इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा? जब F1 की वैल्यू F2 के बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो सपोज दैट F1 इज इक्वल टू F2, अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स कितना होगा? तो ये होगा जी स्मॉल एम 81 कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, आर इज एक्स। ये कितना होगा? जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशन का नियम है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी एम एम निपटा दिया गया। ये हो गया 81 डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भैया स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 डी माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब सॉल्व, अब ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस एक्स का भी स्क्वायर करूंगा तो यही इक्वेशन मिलती, और माइनस एक्स का भी स्क्वायर करता तो भी यही इक्वेशन मिलती, इसीलिए मैंने इसको प्लस माइनस ले लिया। पॉजिटिव लेके साइन, पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं एक बार, फिर एक बार निगेटिव लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 9d माइनस 9d माइनस 9x इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर किया तो 9d इज इक्वल टू 10x, x की वैल्यू हो गई 9/10d। इज इट राइट रॉन्ग? हाँ जी सर। निगेटिव लेके सॉल्व करता तो क्या होता? 9d माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको इधर लेके आया तो 9d इज इक्वल टू 8x। ओहो, अरे सॉल्व करो ना। 9d इज इक्वल टू 8x। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/8d। इज इट राइट? आंसर में क्या है? 9/8d का मतलब एक इसका एक कुछ इधर बताना चाह रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो 1 पॉइंट समथिंग डी, x से 1 पॉइंट समथिंग डी, अगर ये इधर आएगा तो ये भी इधर खींचने लगेगा और इधर ये भी खींचने लगेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। 9/10x कौन सा आंसर है? 9/10x। ओके, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स कोई है? अरे 81 कैसे 18 हो गया? अरे मैंने कहीं गलती लिख दी क्या? अरे 81 है भाई। लो लो, 81 है, 81, 18 नहीं हो गया, 81 है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ पढ़ाने लिखाने वाली जैसी चीज है नहीं। तुम मुझे पहले बताओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ, मान लो मैं यहां एक चार्ज रख दूं, मान लो मैं यहां एक चार्ज रख दूं क्यू, तो इस चार्ज के चारों तरफ अपने आप, इस चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसके अंदर दूसरा चार्ज एक फोर्स महसूस करे, एक फोर्स महसूस करे, वो रीजन इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और कहां पर कितना ज्यादा फोर्स महसूस करेगा ये डिपेंड करेगा उस पॉइंट के इंटेंसिटी पर। ठीक है, जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां फोर्स ज्यादा होगा। इसको हटाइए, F बराबर होता है अपना QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो किसी फोर्स पर, किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाले, किसी यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उस यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट की इंटेंसिटी होती है। पॉइंट ये सब बात। तो F इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन Q। उसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट यहां है वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। जैसे कि अगर एक मास है तो उस मास के चारों तरफ एक क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो वो रीजन
जिस रीजन के अंदर ये मास ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है दूसरे मास पर, दूसरे मास पर, वो रीजन, जिस रीजन के अंदर एक मास दूसरे मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, वो क्या कहलाता है? उस मास का, इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। जैसे सिंपल समझो, मान लो ये अपनी धरती माता है, अपनी धरती माता का एक रेंज है, उसके अंदर ही वो क्या लगा सकती है? हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। मान लो कोई इंसान था जो इनके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, स्पेस में चला गया, तो क्या जो चीज स्पेस में है, क्या धरती माता उसको अपने पास खींच पा रही है? नहीं खींच पा रही है। लेकिन तुम यहाँ पे हो, कूद के थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तुमको तुरंत खींच लेंगी, है कि नहीं? खींच लेंगी ना। लेकिन तुम ऐसा कूदो, इसके वेलोसिटी से कूदो कि इनके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओ, तो फिर तुम्हें कभी नहीं खींच पाएंगी। तो इनका भी एक रेंज है, अपनी धरती माता का भी एक रेंज है, जिस रेंज के अंदर ही वो तुम पे फोर्स लगा पा रही है। और कहां ज्यादा फोर्स लगा रही है? तो तुम धरती के जितने सतह पर हो, धरती के जितने पास हो, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे जैसे धरती से दूर चले जाओगे, फोर्स कम होता जाएगा। सेम ये चीज चार्ज में होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। धरती माता का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसको हम बाद में जी बना देंगे, लेकिन अभी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हम उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो आई का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ फोर्स है, उसी तरीके से यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और जिस तरीके से यहाँ चार्ज है, उस तरीके से यहाँ पर मास होगा। सिंपल। समझने वाली कोई चीज है नहीं, फील करने वाली चीज है, याद रखिएगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो यहां पर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक, मान लो किसी स्पेस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और यहां पर एक क्यू चार्ज पार्टिकल को लेकर आया जाए, या 2 कूलम चार्ज पार्टिकल को लेकर आया जाए, तो बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो इस पर फोर्स लगेगा 2 इंटू ई। आर में पॉइंट। उसी तरीके से मान लेते हैं यहां पर एक स्पेस है, इस स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आई है, यहां पर m मास को लेकर आऊंगा, तो इस m मास पर कितना फोर्स महसूस होगा? इस m मास पर फोर्स कितना महसूस होगा? तो I इंटू एम फोर्स महसूस होगा। अरे में पॉइंट। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। जैसे वैसे। अब बात करते हैं अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहां से अब कहानी इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। जिस तरीके से मैं तुमसे पूछूं, कोरिलेट सब कुछ रिवाइज करवाते चल रहा हूं। मान लो एक क्यू पॉइंट चार्ज है, इस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर एक पॉइंट p है, इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा k q बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? आपको पता होगा F इजिकल टू होता है Q इंटू ई। चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में अगर मैं चार्ज एक स्केलर से भाग दे दूं तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ठीक है। तो सर आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? तो हमने डायरेक्शन के बारे में बोला था कि इसका जो डायरेक्शन होगा हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटर होता है, आउटवर्ड होता है। किधर की तरफ होता है? अरे सब कुछ रिवाइज करवाते हुए चल रहा हूं, परेशान मत हो। नहीं भी आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो भी समझ जाओगे, लेकिन अगर आता होगा तब तो बहुत मजा ही आ जाएगा। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्ड होता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता बेटा? इनवर्ड होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब जैसा निगेटिव चार्ज बिहेव कर रहा है ना, वैसा ही अपना मास बिहेव करेगा। अगर मान लो एक मास है, एक पॉइंट मास है, हम बात कर रहे हैं फॉर अ पॉइंट मास, हम एक पॉइंट मास के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये मास है, हालांकि पॉइंट मास होता नहीं है, लेकिन फिर मान लेते हैं एक मास है, बहुत छोटा है, उससे काफी दूरी पर, काफी दूरी पर r दूरी पर एक पॉइंट p है, और पॉइंट p पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? कुछ नहीं,
के को रिप्लेस किया जी से, क्यू को रिप्लेस किया एम से, दिस इज आर स्क्वायर जी एम बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन किधर से किधर होना चाहिए, खुद से सोच के बताओ। तो ये कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला या निगेटिव चार्ज की तरह? ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज की तरह अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, तो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी इनसाइड होगी। कैसी होगी बेटा? कितने लोग कह रहे हैं ठीक है सर इनसाइड होगी? कितने लोग कह रहे हैं इनसाइड होगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, नहीं है ना? बढ़िया। चलो एक सवाल लगाओ। Two bodies of mass m and 4 m parallel at distance r. The gravitational potential at a point एएमयू में 2 बार आया हुआ है, 2017 में भी और 24 में भी। बोल रहा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, वो भी लगे हाथ सीख लो। पोटेंशियल भी सिखा दूं? पोटेंशियल भी सिखा दूं क्या? चलो पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तुम मेरे को बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में तुम मेरे को बताओ। तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं तुमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछूं कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए है। अब मैं बोलूं कि एक कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई था, मैं बोलूं अगर तुमसे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इस क्यू चार्ज पार्टिकल को मैं इनफाइनाइट से पॉइंट ए पर लेके आया। इनफाइनाइट पे हमेशा, इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो। अब मैं इस पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी पॉइंट ए पर लेके आऊं तो जो किया गया काम होगा वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो वर्क जो होगा, जो वर्क जो होगा, अगर एक पॉइंट चार्ज हो, अगर एक पॉइंट चार्ज हो, तब पॉइंट चार्ज के बजाय अगर एक क्यू चार्ज होता तो वर्क जो होता क्यू डेल्टा क्यू इंटू वी ए के बराबर होता, क्यू इंटू वी ए के बराबर होता। मतलब पोटेंशियल एट ए डिफाइन कैसे किया गया? वो बोला गया कि किसी पॉइंट चार्ज को, क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलम बोल दिया जाए, तो बोला गया कि किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी ए पॉइंट पर लेकर आने में जो किया गया काम है उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। लेकिन सोचो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को ए के बजाय बी पर लेके जाता, ए से उठाता और बी पर लेके जाता, तो अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी बी माइनस वी ए कितना होता? तो अब वी बी माइनस वी ए जो होता, ये होता कि यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम किया गया है इस पॉइंट चार्ज को, वर्क पर यूनिट चार्ज। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वी टू ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैं उसको शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बता दिया। अगर कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाया जाए और तुमसे वर्क डन पूछे, तो वर्क डन होगा क्यू इंटू डेल्टा बी, क्यू इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है? जहां पर लेके जाया गया वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से लेकर गया जाएगा वहां का पोटेंशियल, दैट इज द वेरी सिंपल। और चाहे जिस पाथ से लेकर जाए, इस पाथ पर काम डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है, जिस फोर्स के अगेंस्ट लेके जाया जा रहा है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, या जो फोर्स लेके जा रहा है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, आपको ध्यान रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी कॉन्सेप्ट को, अगर इसी कॉन्सेप्ट को तुम यहां पर अप्लाई कर लो कि मान लेते हैं एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, चाहे जैसा भी फील्ड हो, चाहे जैसा भी फील्ड हो, यहां पर अगर किसी मास को लेकर आया जाए
तो वर्क डन क्या हो, वर्क डन क्या इस पॉइंट ए पर एक मास को लेकर आ जाए तो पोटेंशियल एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एट क्या होगा, तो कितना लेके आने में किया गया काम हुआ और किस मास को लेके आया गया। सिंपल। अगर मैं ए से बी तक लेके जाऊं, ए से बी तक लेके जाऊं तो कितना काम किया जाएगा, तो m इंटू डेल्टा वी काम किया जाएगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। डेल्टा वी क्या है, मोमेंटम में चेंज या पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल चेंज, सब कुछ सेम है। अब सवाल आता है, ये दोनों बात याद रखना क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा। अब सवाल आता है कि सर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, कुछ नहीं सर, के क्यू बाई आर, क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं पूछूं कि इस एम मास की वजह से इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या बोलोगे, बोलोगे कुछ नहीं सर, के को रिप्लेस करिए जी से और क्यू को रिप्लेस करिए एम से बाई आर। क्या ऐसा ही है, नहीं, गलत है। जब हम वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे तो हमें चार्ज के प्लस या माइनस का ध्यान रखने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन जब हम स्केलर क्वांटिटी को लिखते थे तो चार्ज के प्लस या माइनस को रखने का जरूरत होता था, ध्यान रखने का जरूरत होता था। अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता ना तो हम पोटेंशियल ए नहीं लिखते हैं, हम पोटेंशियल फिर लिखते हैं माइनस के क्यू बाई आर। और तुम्हें पता है कि जो मास है उसकी हम अब जो जब चूंकि हम कंपेयर करके इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो जो मास है उसको हम माइनस चार्ज के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो हमको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा के की जगह जी, एम की जगह माइनस क्यू की जगह, मतलब माइनस क्यू की जगह एम अपन आर, माइनस जी एम बाई आर। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखोगे, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी जब लिखोगे तो उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्शन अलग से निकाल रहे हैं। लेकिन जब भी स्केलर क्वांटिटी लिखोगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि वर्क डन बराबर क्या आ रहा है, क्यू डेल्टा वी, चूंकि ये स्केलर था तो ऑब्वियसली ये भी स्केलर है क्योंकि ये भी स्केलर है। अरे पॉइंट है ना, है ना। जब भी वर्क डन निकालना होगा तो इस फार्मूले से निकालेंगे, जब फोर्स निकालना होगा तो क्यू इंटू आई या क्यू इंटू ई से निकालेंगे। अरे पॉइंट, ये बात ध्यान रखोगे, अगर ध्यान रखोगे तो ये सवाल लगाओ, 2 बार एमयू ने रिपीट किया है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है बेटा। बोल रहा है कि 2 बॉडीज ऑफ मास m and 4m are placed at distance r. The gravitational potential at the point on the line joining them where the gravitational field is 0. तो पहले तो एक मास m है और यहां पर कहीं मास 4m है। जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जहां फील्ड 0 हो रहा है, जहां आई 0 हो रहा है, मान लेते हैं पॉइंट पी पर आई 0 हो रहा है, उसी पॉइंट का हमें पोटेंशियल बताना है। लल्लू सवाल, लल्लू सवाल की टफ सवाल, लल्लू सवाल की टफ सवाल। क्या कर रहे हो यार भाई, देखो ऐप में चैट में जो भी अंट मजे ले रहा है, मैं सच बता रहा हूं उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, नजमा खातून, आपका नाम नजमा हो या सना हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा, पढ़ लो। क्या हो गया भाई, क्या कष्ट हो गया यासिर, बेटा यासिर, ओके। देखो इसको सॉल्व करना टफ है या आसान है, 2 मास रखा गया है, पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए जहां पर फील्ड 0 है। तो पहली बात तो पता करें कि फील्ड कहां 0 है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है r है, क्या है, r है। मैं मान लेता हूं स्मॉल m से x दूरी पर फील्ड 0 है, तो यहां से दूरी क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस एक्स। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए बेटा जो अभी आप लगा रहे थे। पॉइंट P पर फील्ड क्या होगा, मान लेते हैं इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ होगा जो कि I1 है, इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ होगा जो कि I2 है। नेट फील्ड 0 कब होगा, जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाए। ठीक, तो लिख दीजिए सर I1 बराबर अगर I2 हो जाता है
तो नेट फील्ड 0 हो जाएगा। I1 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी जी एम बाई एक्स स्क्वायर। I2 की वैल्यू होगी सर जी एम बाई कितना, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी G4M ना, इसका मास 4M है बेटा। तो जीएम ने जीएम को मार दिया, जीएम ने जीएम को मार दिया। 1/x² इज इक्वल टू 4/r-x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए बेटा, तो आप पाएंगे r-x का होल स्क्वायर बराबर 4x²। स्क्वायर रूट ले लीजिए, r-x मैं सीधे पॉजिटिव लेता हूं, तो दैट इज द 2x। r इज इक्वल टू हो गया 3x। हाँ, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं ना। r इज इक्वल टू क्या हो जाए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r/3। तो इसकी वैल्यू हो गई r/3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/3r, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब पोटेंशियल निकाल दे क्या, पोटेंशियल निकाल दें, निकालिएगा जरा पोटेंशियल। तो बोलिएगा पोटेंशियल एट पी सर होगा पहले के मास के द्वारा पोटेंशियल प्लस दूसरे मास के द्वारा पोटेंशियल। पहले मास के द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, किधर के डायरेक्शन में होगा, पहले मास के द्वारा पोटेंशियल किधर की तरफ होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, बोलो जल्दी। सर क्वेश्चन समझा दूं बेटा, क्वेश्चन ये था कि दो मास था, दो मास के बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रहा था, जहां ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रहा था वहां पोटेंशियल बताना है। देखो वाजिद कह रहा है इनवर्ड, अरे मूर्ख, फील्ड का ना डायरेक्शन होता है जी, पोटेंशियल का कौन सा डायरेक्शन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल का तो सर कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, पोटेंशियल तो आंख बंद करके जोड़ दीजिए। तो पहले के द्वारा पोटेंशियल होगा -GM/x, एक्स की जगह पे लिख दिया r/3, 3 चला गया ऊपर। दूसरे की वजह से पोटेंशियल होगा -GM/, मास इसका 4 गुना है तो 4m लिख दिया, अपान 2r/3। सॉल्व करिए, -GM/r, ऊपर क्या बचा बेटा 3 प्लस 2 दूना 4, ये हो गया 6, ये क्या -9 GM/r, दिस इज द आंसर। लो, दो बार एमयू ने सवाल पूछा है और हम लोग पहले ही क्लास में ऐसे लुल्ले सवाल को निपटा दिए, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताए बेटा, इकबाल अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ। सर इसमें पहले फोर्स निकालेंगे क्या, अबे तब फोर्स, पोटेंशियल निकालेंगे। फोर्स क्यों निकालेंगे, बोला है कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए जहां पर फील्ड जीरो है, तो हमें वो पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना बेटा पहले, कि कौन से पॉइंट पर फील्ड जीरो है। दूरी तो पता होना चाहिए ना कि किस दूरी पर, किस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो। जी जी। बिना पॉइंट पता करे पोटेंशियल का फार्मूला कैसे लगा दोगे, तो पहले पॉइंट निकालो। पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उस पॉइंट को पकड़ना पड़ा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां I1 बराबर I2 होगा, और I1 बराबर I2, I1 का फार्मूला है, I2 का फार्मूला है, दोनों को रगड़ दिया पकड़ के, हमको x मिल गया कि कितने दूरी पर, मतलब वो पोजीशन मिल गया, पॉइंट पी का पोजीशन मिल गया कि कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल पोजीशन मिल गया तो मैंने पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। लुल्ल सवाल मोस्टली लोग गलत करके आते हैं ऐसे सवाल, जबकि इसमें कुछ दम नहीं होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के वजह से क्या होता है अपना फील्ड और क्या होता है अपना पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छा जिसको डाउट आएगा वही हैंड राइज करेगा, फालतू का हैंड राइज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा वाजिद फालतू का हैंड राइज कर सकता है, ठीक है वाजिद। चलो, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा और क्या 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 कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा घुसते हैं फिर से। किसके किसके वजह से आपने फील्ड और पोटेंशियल निकालना सीखा था बेटा, तो पहला तो सर पॉइंट चार्ज,
दूसरा रिंग, तीसरा वायर, चौथा सीट, पांचवा गोला स्फेयर, फिर सिलेंडर और डाइपोल। ठीक है, अब हमें यहां पर किसके किसके बारे में पूछा जाएगा जनरली, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। पॉइंट चार्ज बिल्कुल पूछा जा सकता है, रिंग बिल्कुल पूछा जा सकता है, वायर भी पूछा जा सकता है, सीट पे सवाल आएगा नहीं, सिलेंडर पे सवाल आएगा नहीं, स्फीयर बिल्कुल पूछा जा सकता है। डाइपोल होता ही नहीं है, क्योंकि डाइपोल बनने के लिए दो तरीके के पोल चाहिए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। यहां पर डाइपोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां रिंग पे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर पॉइंट चार्ज पे सवाल पूछा जा सकता है, या फिर स्फीयर पे सवाल पूछा जा सकता है। कितने लोग ये बात समझ गए? हाँ, वायर पे भी पूछा जा सकता है, वायर पे नो डाउट। कितने लोग ये बात समझ गए भाई? अरे बोलो भाई, कितने लोग ये बात समझ गए? तो हम इन सब की वजह से थोड़ा सा निकालते हैं, उसके बाद से क्वेश्चंस को निपटाते हैं। ओके, आ जाइए। चलिए आ जाइए, पहला सवाल। मान लीजिए एक रिंग है, एक रिंग है, ठीक है, ऐसा रखा गया है। तो रिंग के सेंटर पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। मान लेते हैं अगर इस पे लेमडा चार्ज रखा गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर इस पे लेमडा है। चलिए, अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सिंपल। तो आप क्या बोलेंगे? रिंग के सेंटर पर लेमडा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा जीरो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? तो सर अगर इस पर नेट चार्ज क्यू हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। रगड़े में पॉइंट, अगर इस रिंग का रेडियस आर है तो। सिमिलरली अगर ये रिंग होता जिसका मास m होता, अगर ये रिंग होता जिसका मास m होता, तो इसके सेंटर पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड पूछता तो आप बोलते जीरो, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज यूज करके। और अगर मैं पूछता कि पोटेंशियल क्या होगा, तो आप बोलते सर माइनस जी एम बाई आर। एम आई राइट? कोई कष्ट परेशानी नहीं? इसको मिटा दूं क्या? नोट कर लिया? चलो, अच्छा, जो जो बातें बोल रहा हूं भाई सीधा निष्कर्ष है, कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सवाल लगवाने वाली बात कर रहा हूं ताकि तुमसे सवाल लग जाए। अगर मैं इसको काट देता, बड़े बड़े बीहड़ सवाल बता रहा हूं बेटा, बीहड़ सवाल, बीहड़ सवाल तो आंख बंद करके लगा लोगे। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल क्या होता है? थीटा, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी होती वो होती लैम्डा। तो आप बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता इस पॉइंट पी पर? तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, और ये होगा 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इज इट राइट? बोलोगे यस सर। ये बात, ये फॉर्मूला याद है? फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ और मैग्नीट्यूड इतना। लेकिन अगर ये एक क्या होता, आर्क होता, अगर ये आर्क होता, मैं इसको काटता, तो क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पी पर बनाता? इस पॉइंट पी पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होता, ऑब्वियसली होता। कितना होता है ये आपको बताना है। तो इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके जरा लिखना। पहली बात, डायरेक्शन क्या होगा इसका? तो सर डायरेक्शन इसका निगेटिव चार्ज की तरह होगा। निगेटिव चार्ज अगर अंदर की तरफ क्या लगाता, ग्रेविटेशनल फील्ड लगाता, तो इसके वजह से तो ये भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा अंदर की तरफ लगाएगा। और कितना लगाएगा? तो सर इसको थोड़ा चार्ज के टर्म में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा चार्ज के टर्म में लिख लेते हैं।
इसको चार्ज के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2k। लेमडा को क्या लिखोगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो x है, तो लेमडा को क्या लिखोगे, नेट चार्ज अपान x r इंटू साइन अल्फा बाई 2। अच्छा, आर्क की लेंथ भी आपको निकालना पड़ेगा। आर्क की लेंथ क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। एक्स इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा एंगल, मान लेते हैं एंगल फाई है तो फाई या थीटा आर, एक्स इज इक्वल टू थीटा आर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अब इस फार्मूले को हम डायरेक्ट यहां यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि देखो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 के की जगह पे हम लिख सकते हैं जी, क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं एम अपान एक्स, इंटू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर रेडियस, और वही सेम साइन साइन अल्फा बाई 2। सिंपल, सेम जो उसका फॉर्मूला है हम यहां पर डेफिनेटली यूटिलाइज करेंगे, हमें बार बार रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने तरीके के सवाल यहां पे बन सकते हैं वो सेम तरीके के सवाल मोस्टली यहां पर भी यूटिलाइज किया जा सकता है। मैं यहां पे भी जिस तरीके के तुमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल बनवा रहा था, सेम कॉन्सेप्ट में यहां पे भी बनवा सकता हूं और पूछ सकता हूं, और तुम्हें करने आना चाहिए, है ना। नहीं करने आ रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली वीडियो आपने देखा ही होगा, जो डाउट आ रहा है पूछते चलो। लेकिन अब सवाल एक बार ऐसा आया, सवाल एक बार ऐसा आया, अभी लॉन्ग वायर पे आते हैं। सवाल एक बार ऐसा आया कि सर देखना, सवाल एक बार ऐसा आया कि रिंग को ऐसे रखने की वजह से रिंग को खड़ा रखा गया, रिंग को खड़ा रखा गया, तो आप बताइए इसके सेंटर से, आप बताइए इसके सेंटर से x दूरी पर, इसके सेंटर से x दूरी पर अगर पॉइंट P हो, तो आप बताइए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो बड़ा आसान, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है। अगर यहाँ पर टोटल मास m हो, रेडियस r हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है, दैट इज gm बाई आर। आर पॉइंट, यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान था, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान था, दैट इज द के क्यू बाई आर। सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। यहां पर जब इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए तो इसको लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, दिस इज एक्स एंड दिस इज आर, सॉरी दिस इज एक्स एंड दिस इज आर, क्योंकि ये रिंग का रेडियस है। मैं अगर तुमसे पोटेंशियल की बात करूं बेटा, पोटेंशियल की बात करूं, तो पोटेंशियल तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, पोटेंशियल तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर के क्यू बाई के, अगर इस पे टोटल चार्ज आप क्यू दे दो तो दैट इज द के क्यू बाई हर एक चार्ज की इस पॉइंट से दूरी, इस पॉइंट से दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, क्योंकि इस पॉइंट से इसके पेरीमीटर पे जितने भी चार्ज पार्टिकल बैठे होंगे, हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट का दूरी जो होगा सेम यही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा ऐसे है, दिस इज द रिंग और ये रिंग के सेंटर से है। अब इसके इस पॉइंट की, इस रिंग के, इस पैरामीटर के हर एक पॉइंट से दूरी सेम है, और इसी को जब तुम इंटीग्रेट कर देते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता था माइनस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता था के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। इज इट राइट और रॉन्ग। ये बात हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाते थे, याद करो ग्राफ बनाते थे जो कि इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने एक बात तुमसे निकलवाया था कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मैक्सिमा होगा और कहां पर मिनिमा होगा। तो तुमने बोला था कि सर r बाई रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी, मतलब जीरो, सेंटर पर तो जीरो होगी, और सेंटर से बढ़ेगी कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, r बाई रूट 2 तक बढ़ेगी, और उसके बाद से घटती चली जाएगी। सेम इधर भी ऐसे r बाई रूट 2 पर बढ़ेगी, उसके बाद से घटती चली जाएगी। आर में पॉइंट, ये सारी बातें तुमने मुझसे की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाँ है ना, ये बातें किए थे ना, आर और एक्स के बीच में जो ग्राफ बनाया गया था। अब इन सारी बातों को तुम मुझसे फिर से करो ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में क्या है कि यहां पर इस पर टोटल चार्ज क्यों होने के बजाय टोटल मास m है, रेडियस वही है, और उतने ही दूरी पर मैं तुमसे पोटेंशियल पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल पूछ रहा हूं। सर आप खुद पढ़ा रहे हो? अरे तहा क्या, अरे मैं तो तुमसे पढ़ रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बेटा पढ़ा चुका हूं, मैं तो बस उसको कन्वर्ट कर रहा हूं। यासिर खान बोलो, बोलो शानिब, कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैं ये तो तुम्हें पढ़ा चुका हूं, अब तो मैं तुमसे सीख रहा हूं, इसी को तो यूटिलाइज करवा रहा हूं। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मेरे लेक्चर नहीं देखे क्या? ये तो अभी मैं बस लिख रहा हूं, अभी तो ग्रेविटेशन का पार्ट हुआ ही नहीं, ये तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ग्रेविटेशन का पार्ट तो बेटा अब होगा। कौन है? अरे वायर वाले टॉपिक पे मत जाओ, तुम्हें पढ़ा रहा हूं बेटा। अरे जगह नहीं है ना, अरे तो भर गया ना, आर्क वाला तो भर गया, वायर वाला भी आगे करा देंगे, आगे कहीं करा लेंगे वायर, इससे नहीं तो इसको मिटा लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारी बातें हुई थी। अब मैं तुम्हें ग्रेविटेशन में पूछ रहा हूं कि रिंग है, ये रिंग है, इसको ऐसे कर दिया गया, उस रिंग से x दूरी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो निकालना आसान है, वीजी निकालना आसान है, बस फार्मूले को चेंज करो, जी क्यू की जगह माइनस एम अपान आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म। सर फील्ड भी निकालना आसान है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालोगे? तो के को चेंज करो, क्यू को चेंज करो, तो जी एम एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, खत्म। ग्राफ बनाना आसान है क्योंकि के और क्यू को चेंज कर दिया गया है, सिर्फ कुछ भी वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, तो जो ग्राफ इसका है वही ग्राफ इसका होगा। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड भी आर बाई रूट टू पर ही होगा और मैक्सिमम इधर भी आर माइनस आर बाई रूट टू पर ही होगा, खत्म। लो अरे देखो, इसका डेरिवेशन फिर से कराने का कोई मतलब नहीं है जब एक तीर से दो निशाना लग रहा हो तो, क्यों भाई? हाँ या ना? अरे कुछ नहीं है, बात समझ में आया? अब इसको मिटा के लॉन्ग वायर वाला करा दूं या कहीं अलग से स्लाइड लेके करा दूं? अलग से स्लाइड ले लेते हैं, चलो। ओके, एक लॉन्ग वायर है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और मास चार्ज लीनियर मास डेंसिटी भी तुम लेमडा ही मान लो, है ना। इस लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पर आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एल लेंथ का वायर दे देगा, एंगल दे देगा, पॉइंट को ऊपर नीचे करेगा, सेमी इनफाइनाइट बोल देगा, लेकिन ज्यादातर ग्रेविटेशन में ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। अगर वैसा क्वेश्चन हम देखेंगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगा के बस क्यू और के को हटा देंगे, ठीक है। तो चलो एक हम करके देख लेते हैं। मान लो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता, इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा जाए कि बताइए आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? सर 2k लैम्डा बाय आर। मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड बता दे भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड बता दे, तो तुम क्या बोलोगे? सर 2 जी लैम्डा, लैम्डा क्या है? लैम्डा यहां पर है मास अपान लेंथ, यहां लैम्डा क्या है? चार्ज अपान लेंथ। अरे पॉइंट, दिस इज द आर, खत्म खत्म खत्म। वायर वाले में कोई दम नहीं है, ठीक है, एकदम बढ़िया स्मूथली स्मूथली काम करिए। अब आता है सेल, हेमीस्फेयर सेल। हेमीस्फेयर सेल के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हेमीस्फेयर सेल, खोखला गोला ले लीजिए, मैंने खोखला नहीं, हेमीस्फेयर नहीं, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बारे में बात करेंगे अपन। लो, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर, अब ध्यान से समझना,
ये एक हॉलो स्फीयर, क्या है बेटा, ये एक हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर देखा है, खोखला गोला, हाँ जी सर। इस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है कांस्टेंट। कैसा है बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो बेटा इसका कांस्टेंट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है कांस्टेंट है, या इसको और अच्छे से लिख लो यूनिफॉर्म है। क्या है बेटा, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ए यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, हम जितना भी अब तक फॉर्मूला पढ़ रहे थे सब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ रहे थे। अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें इसको फिर से बेसिक से क्या करना पड़ जाएगा, हमें बेसिक से इसको डिराइव करना पड़ जाएगा, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव करते हैं। मान लेते हैं इस पे टोटल मास जो है m है। तुम्हारे इजी होने के लिए हम इस पे एक टोटल चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए इस गोले पर टोटल चार्ज q भी ले लेते हैं, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बात। तीन जगह, ध्यान सुनना, तीन जगह तुमसे तुमसे तीन जगह फील्ड पूछेगा, या तो फील्ड इनसाइड पूछेगा, या तो फील्ड इनसाइड पूछेगा पहला, या तो फील्ड सरफेस पर पूछेगा, और या तो फील्ड आउटसाइड पूछेगा। तीन जगह ही पूछेगा, बाकी कहीं नहीं पूछेगा, बाकी कहीं पूछने का सवाल ही नहीं है। या तो इनसाइड कहीं पे पूछ ले, या सरफेस पर कहीं पूछ ले, या बाहर ही पूछ ले। इसके अलावा किसी कहीं और पॉइंट हो सकता है क्या, है कोई भी पॉइंट अगर तुम्हें लेना हो तो इस तीन ही कैटेगरी के अंदर ले सकते हो, या तो उसके अंदर कहीं पूछ सकते हो, या सरफेस भी पूछ सकते हो, या उसके बाहर कहीं पूछ सकते हो। ऐसा थोड़ी है कहीं और ले लोगे, है कि नहीं। अब याद करो, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने एक बात बोला था कि जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज बॉडी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनसाइड। इनसाइड अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो। तो सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या होगा बेटा, जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। चाहे यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए वो भी जीरो होगा, चाहे यहां पर कैलकुलेट करिए वो भी जीरो होगा। पूरे इनसाइड में अगर फील्ड जीरो है इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहा होगा। अब मैं बात क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे फील्ड मिलता है। अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट रही होगी, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो चलिए अगर कांस्टेंट रही होगी तो V इनसाइड क्या होगा, तो सर जो V इनसाइड है जो सेंटर पर रही होगी वही हर जगह रही होगी। तो सेंटर पर क्या होगा, तो इस पूरे चार्ज को एक जगह रख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चार्ज की यहां से दूरी कितनी है, R है। तो पोटेंशियल होगा K Q बाई R। अब पोटेंशियल ये होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इनसाइड हम लिख सकते हैं, ये कितना होगा, -Gm/R। लो निपट गया अंदर वाला। अब बाहर वाले की बात करते हैं, हाँ या ना, बाहर वाले की बात करते हैं। अंदर वाली निपट गई, बाहर वाली आउटसाइड, आउटसाइड की बात करते हैं। मान लो एक गोला था, इस गोले से दूर, यहां इस गोले से बहुत दूर, मान लेते हैं 8 दूरी पर, अब मैं ज्यादा दूर नहीं बना रहा हूं लेकिन समझो बहुत दूर है, 8 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी है। इस गोले से मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर से इस गोले को देखूंगा तो ये जो खोखला गोला है मेरे को कैसा दिखेगा, गोला दिखेगा कि पॉइंट चार्ज दिखेगा या पॉइंट मास दिखेगा, सर पॉइंट मास दिखेगा। तो पॉइंट मास की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भाई, आउटसाइड ये होगा सर Q/R², क्योंकि बहुत दूर है, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी आउटसाइड निकल जाएगा,
के को रिप्लेस कर दीजिए जी से, क्यू को रिप्लेस कर दिया एम से। क्यू को एम से क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा, माइनस एम से क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि आई एक वेक्टर क्वांटिटी है अपन आर स्क्वायर। पोटेंशियल निकालो यार, वी आउट निकालो, तो वही पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा सर के, और नेट चार्ज क्यू है तो क्यू बाई आर, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा जी एम बाई आर, खत्म। अब तीसरा पॉइंट कहां रख सकते हो, बाहर रख लिया, अंदर रख लिया, सरफेस पर पूछ सकते हो ना, सरफेस पर। अरे यही तो 3 पॉइंट कहीं पूछ सकते हो, इससे अलावा कहीं और पूछ सकते हो क्या, नहीं सर, सरफेस पर रखो जरा। तो इस पॉइंट को उठा के मैं यहां से यहां ला दूं, जब आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाए तो हमें सरफेस मिल जाएगा, और सरफेस पर अगर मुझे ई निकालना हो तो इसी फार्मूले में सिर्फ आर को आर से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आई हो जाएगा जीएम बाई आर स्क्वायर, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम भी निकाल लेंगे। खत्म, हॉलो स्फीयर खत्म, हाँ है ना हॉलो स्फीयर खत्म कि नहीं, ठीक है। अब बात आती है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पे सवाल पूछेगा। ठीक है, ई वर्सेस आर का ग्राफ, सोचना एकदम बढ़िया से, दिमाग लगा के, ई वर्सेस आर का ग्राफ। सोचो, पहली बात, सेंटर से लेके आर रेडियस तक, और इधर भी सेंटर से लेके आर रेडियस तक, जहां तक गोला है वहां तक तो कोई फील्ड ही नहीं होगी, जीरो होगी। जैसे ही आर रेडियस पर पहुंचोगे फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो ये हो जाएगा जीएम बाई आर स्क्वायर यहां पर। उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, टिन 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 टिन, यहां पर भी दिस एंड टिन 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 टिन। ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का बनाऊंगा तो ये भी ऐसे ही बनेगा, जीएम बाई आर स्क्वायर, और यहां तक यहां पर रहेगा जीएम बाई आर स्क्वायर, और जहां तक गोले का रेडियस है, जहां तक गोले का रेडियस है ये रहेगा जीरो, और टिन 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 हो गया। लो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक गोला है वहां तक तो फील्ड जीरो होगा ना भाई। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, V वर्सेस R का ग्राफ। तो बोलोगे सर जहां तक गोला है वहां तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। जहां तक गोला है, देखो जहां तक गोला है, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूं तो तुम ये बोलोगे कि सर जहां तक गोला है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, और कितनी है, देखो यहां से यहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, कितना है, के क्यू बाई आर है, और उसके बाद से घटने लगेगा, क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। अगर मैं इसकी बात करूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो जहां तक गोला है वहां तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है माइनस जीएम बाई आर। अगर इसके मैग्नीट्यूड के बजाय हम इसको पूरा बनाएंगे तो हम फिर नीचे बनाएंगे। क्यों नीचे बनाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल होता है निगेटिव, और ग्राफ बनेगा ऐसा, सिंपल, दिस इज माइनस जीएम बाई, आर गेटिंग माय पॉइंट। ये तो हो जाएगा माइनस जीएम बाई कैपिटल आर, और यहां पर हो जाएगा माइनस जीएम बाई स्मॉल आर। ग्राफ में कोई दिक्कत, खत्म, ग्राफ भी खत्म, वाजिद, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं अगर अच्छे से पढ़ोगे मेरे एक एक लेक्चर को क्लियर करते हुए तो सब कुछ लॉलीपॉप लगेगा। हाँ भाई इकबाल, क्या समस्या आ रहा है बेटा, सर एक आर कौन समझा दीजिएगा, वो शुरू में समझाए थे, कौन सा वाला, क्या बोलते हैं, शुरू में जो सॉलिड स्फीयर को काट कर जो बनाए थे पॉइंट चार्ज का अबे वो सॉलिड स्ट्रेंथ। स्फीयर को काट के क्या बनाए थे, वो तो रिंग को काट के बनाए थे। इसके वजह से क्या होता है, 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, तो इसके वजह से क्या होगा, k को g जी से रिप्लेस कर दो, लेमडा को लेमडा से रिप्लेस कर दो, लेकिन वो लेमडा था q बाई एल, यहां लेमडा है q बा एम बाई एल, खत्म, बाकी फार्मूला सेम।
कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब बताते हैं सॉलिड स्फीयर पे, और यही हमें पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक्चुअल पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि ज्यादातर सवाल धरती माता पे पूछा जाएगा या कैपलर लॉ से पूछा जाएगा। दो ही टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, या तो धरती माता से रिलेटेड, क्योंकि हम भैया धरती माता के ऊपर रह रहे हैं, और या फिर कैपलर लॉ से रिलेटेड। अब देखो धरती माता से रिलेटेड सवाल। अब धरती माता टेक्निकली बात करें, माता है, लेकिन टेक्निकली एक सॉलिड स्फीयर ही तो है कि नहीं? अगर टेक्निकली बात करें तो एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। लेकिन धरती माता पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, नौरंगी जैसे हैं, नारंगी जैसे हैं, है कि नहीं? थोड़ी चपटी भी तो है ना? तो उसके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कहानी यहां से शुरू होगी अब। ओके, चलो अब सॉलिड स्फीयर को लेते हैं। अच्छा, मैंने अभी एक बात बोली कि अगर कोई भी हॉलो बॉडी है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हॉलो बॉडी मतलब अंदर का माल मटेरियल खाली हो चुका है, सिर्फ ऊपर ऊपर का माल मटेरियल है। अगर कोई हॉलो बॉडी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। अभी मैंने बात बोली। एक बार सवाल आ गया था कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसके में से एक कैविटी काट काट के निकाल दी गई, मतलब इसके अंदर एक हॉलो कर दिया गया है ऐसा, इसको बोलते हैं कैविटी। तो बताइए कैविटी के अंदर ही क्या जीरो होगा? क्या कैविटी के अंदर आई जीरो होगा? सोच के बताइए। नहीं, नहीं जीरो होगा, नो। क्यों? क्योंकि जीरो होने के लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यूनिफॉर्मली, चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहां पर समस्या क्या है बेटा, कि इधर की तरफ, इधर के हिस्से में देखो मास ज्यादा है और इधर के हिस्से में मास कम है। या चार्ज भी अगर होता ना, तो इधर के हिस्से में अगर यूनिफॉर्मली पहले रहा भी होता, तो भी यहां से कुछ चार्ज निकाल लोगे तो इधर के हिस्से में चार्ज ज्यादा, इधर के हिस्से में चार्ज कम, तो यहां पे ना तो फील्ड जीरो हो पाएगा ना तो आई जीरो हो पाएगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तब जीरो हो सकता था, पर यहां पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि कैविटी आ गई, मैंने सिखाया, ट्रिक समझाया, और तुम ऐसे ही उसी को रगड़ के दे दिए कि हाँ ये लो जीरो हो गया, और नंबर भी तुम्हें मिल गया जीरो। लेकिन यहाँ जीरो नंबर नहीं, यहाँ तो -0.25 नंबर मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। चलो सॉलिड स्फीयर के बारे में बेटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है? एक लड़का इसमें कह रहा है सर आप खुद पढ़ रहे हो कि मुझे पढ़ा रहे हो? भाई तुम्हारी बात बड़ा हंसी वाली थी। मैं क्या इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं तुम्हें? बताओ मेरे दोस्त। ये क्या है बेटा? आराम से पढ़ाइए। अरे मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजे लेके पढ़ा रहा हूँ। मैं तो अभी अभी कोई एक भी रॉकेट साइंस वाली चीज तुम्हें पढ़ाई ही नहीं। ये एक सॉलिड स्फीयर। अब तुम सोचो, यहां पे हम फील्ड की बात करते हैं, है ना? फील्ड की बात करते हैं। फील्ड की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात में बात करेंगे, है ना? कहां कहां तुमसे फील्ड पूछा जा सकता है, सोचो। कहां कहां फील्ड पूछा जा सकता है? तो सर या तो ई आप इनसाइड पूछ सकते हो, या तो आप ई आउटसाइड पूछ सकते हो, या फिर आप सरफेस पूछ सकते हो। तीन ही पूछ सकते हो, चौथा और कहीं रख पाते हो? अगर कहीं और तुम रख सकते हो तो रख के बताओ, फिर वहां भी निकाल दूंगा। अरे क्वेश्चन करेंगे बेटा, एक बार परेशान मत हो, क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे। अभी तुम्ही से करवाऊंगा सारा, मैं कुछ नहीं करूंगा।
कह रहा केविटी में। अरे अभी केविटी नहीं काटा है भाई, केविटी जब काटूंगा तो बताऊंगा वाजिद, है ना। और कहीं तो रख नहीं सकते हो ना, कि और कहीं भी रख सकते हो बेटा, और कहीं रख सकते नहीं ना, बस यहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो आउटसाइड रखते हैं, ई आउटसाइड। अगर इसमें मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है, या फिर दूसरे शब्दों में मास टोटल, इसका मास एम है। आउटसाइड की बात करूं तो मैं बहुत दूर से देख रहा हूं, मान लो यहां से कहीं आउटसाइड, यहां पर आर दूरी पर पॉइंट पी पर मैं बहुत दूर से इस गोले को देख रहा हूं मेरे को कैसा नजर आएगा, पॉइंट चार्ज। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पॉइंट चार्ज। लेकिन ध्यान रहे ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में हम सारा तिगड़मबाजी करेंगे। तो अगर पॉइंट चार्ज ऐसा हो तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी को पता हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आसान है, के को जी से रिप्लेस करो, क्यू को एम से रिप्लेस करो, दैट इज आर स्क्वायर, खत्म। क्यों? अगर कोई सरफेस पे पूछे तो इस पी को मैं उठा के यहां रख दूंगा, तब ये जो आर था यहां से यहां की जो दूरी थी, यहां से यहां की दूरी के बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा एट सरफेस। लो, तो ई सरफेस जो होगा निकालना आसान है। ई सरफेस क्या होगा, ई सरफेस जो होगा ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आई भी हम निकाल देंगे, जी क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, है कि नहीं। तीसरा सवाल हमसे पूछ सकता है ई इनसाइड। ई इनसाइड, इस पे ध्यान दीजिएगा। ई इनसाइड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इनसाइड, इनसाइड का आपने फॉर्मूला ये पढ़ा था, इनसाइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आर बाई आर। तो ये बन गया था के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था। आप गॉस के नियम से भी निकाल सकते हैं और हम लोग नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इनसाइड के लिए। ये याद है, इज इट फाइन। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आई इनसाइड निकालना बड़ा आसान है। ये हो जाएगा, बोलिए जल्दी से रिप्लेस करिए, तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर। और हमने एक निष्कर्ष भी निकाला था कि अंदर ई जो है ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो अंदर जो होता है ई इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रोपोर्शनल टू आर होता है, मतलब लीनियर होता है। अंदर कैसा वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर, क्योंकि आर जब जीरो होगा तो ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी और उसके बाद लीनियरली बढ़ेगी, कहां तक बढ़ेगी, सरफेस तक बढ़ेगी और उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और आपको इसका ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, ग्राफ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ ऑफ सॉलिड स्फीयर। किसी को कोई डाउट है क्या, पूछेगा बेटा। हम सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल भी निकालेंगे वाजिद, है ना, परेशान मत हो। हाँ भैया, मुझे डाउट है थोड़ी सी। पूछो। इतना सारा मतलब जो हो गया है इसमें कैसे, मतलब जो अभी जो पढ़ा रहे थे इसमें थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूमेरिकल मिक्स बेटा हो गया आपने? अभी आएगा, अभी आएगा, कैसा सवाल बनता है उसकी चिंता मत करो। अभी तुम पहले ये समझो जो मैं समझा रहा हूं। चलिए ठीक है। चलिए ग्राफ बनाना सीखिए बेटा, ग्राफ बताइए कैसा होना चाहिए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। बिस्मिल्लाह करिए भाई, ग्राफ का बताइए कैसा ग्राफ बनेगा। मान लीजिए अपना गोला है, क्या है, ये अपना गोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहां बना के दिखाता हूं आपको पहले एक, फिर आप पोटेंशियल का बनाइएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। तो तुम क्या बोले थे अभी, अभी बोले थे ना कि ई इनसाइड आर के प्रोपोर्शनल होता है। इनसाइड में जो ग्राफ बनती है स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है, और आउटसाइड में ग्राफ कैसा बनता है, तो खोखले गोले जैसा बनता है। क्योंकि देखो फॉर्मूला सब सेम है, बाहर सरफेस से लेके बाहर तक का फॉर्मूला खोखले गोले जैसा है, और खोखले गोले का ग्राफ ऐसा होता है, खोखले गोले का ग्राफ ऐसा होता है।
लेकिन इनसाइड खोखले गोले में जीरो होता है, पर यहां जीरो नहीं है। यहां कैसा है, तो सेंटर पर जीरो है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, y इजिकल टू mx वाला ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। दिस इज द E वर्सेस। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की भी बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में आर रेडियस के बाद से तो खोखले गोले गोले वाला ही ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। लेकिन यहां तक ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीज होगा और ये स्ट्रेट लाइन डिक्रीज होगा, हाँ या ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस आर। कितने लोग इसको पकड़ लिए, कितने लोग इसको पकड़ लिए, कितने लोग को ये ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ। ठीक है भाई, वन लॉक नहीं करवाऊंगा, मॉक टेस्ट छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। सॉरी डीप भी लिख रहा हूं, देख रहे हो। सोचो हमारी ये धरती माता है, और ये क्या है, सरफेस जिसपे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बैठ के बिरयानी खा रहे हो रात को, ठीक है। ये सरफेस जिस पर तुम लोग रह रहे हो। सरफेस के अंदर जाओगे तो धरती माता के अंदर, और सरफेस से बाहर जाओगे तो अर्थ से ऊपर, अर्थ के सरफेस से ऊपर उड़ोगे, अंदर जाओगे तो गहराई में जाओगे। तो कई बार सवाल पूछता है कि बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर जाने पर बढ़ता है कि घटता है। तो देखो जैसे जैसे बाहर जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड घटता जाएगा, और अंदर जाने पर ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता है कि घटता है, तो नीचे जाने पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता है। ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहां होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पर, जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम होती है। ऊपर जैसे जाइएगा फील्ड जी की वैल्यू घटेगी, नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, सेंटर पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। किधर की तरफ ज्यादा घटेगी, नीचे जाने पर ज्यादा घटेगी कि ऊपर जाने पर, सर ऊपर जाने पर। क्यों, क्योंकि जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां जो है नीचे जाने पर लिनियरली घटेगी, पर यहां तो बहुत ज्यादा घटेगी, 1/r² की तुलना में घटेगी। बात समझ रहे हो। और यहीं से हम अब अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं, एमयू बीटेक में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहीं से हमारा सब कुछ खुलेगा, पूरी की पूरी चाबी यहां से खुलेगी। लेकिन चाबी खोलने से पहले एक सवाल आपके सामने, एमयू 2011 का। अगर गलत कर दिए तो पीटे जाओगे। अब देखो इन्होंने ग्राफ नीचे इसलिए बनाया है क्योंकि ई की वैल्यू ये निगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। हमने जो ऊपर की तरफ बनाया ये सिर्फ ई का मैग्नीट्यूड दिखाते हुए बनाया है, सॉरी फील्ड का मैग्नीट्यूड दिखाते हुए बना है। अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, नीचे के तरफ पूरा का पूरा ग्राफ बनना चाहिए। अब बोलो कौन सा सवाल, कौन सा ग्राफ सही है, बोलो कौन सा ग्राफ सही। कौन सा, पहला गलत, एक किसका ग्राफ है, ये हॉलो स्फीयर का ग्राफ है। दूसरा गलत, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। तीसरा भी गलत, ये भी पोटेंशियल का ग्राफ है, सॉलिड स्फीयर। ये सही, ठीक। तो ऐसे लल्लू सवाल एएमयू वाले पूछेंगे और आपको नहीं आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अच्छा यहां तक तुमको पढ़ने के लिए मैं 2-3 क्लास ले लेता, लेकिन अब चूंकि क्रैश कोर्स है तो एक ही क्लास में हम लोग अपनी गाड़ी यहां तक लेके आ गए। चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एएमयू 2013 का सवाल, एट डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r and m, r is i1 and i2। आपको बताना है कि i1 और i2 का रेशियो क्या होगा। एएमयू 2013 में ये पूछा गया सवाल। पहले सवाल को पकड़िए, क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस r1 r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, जिसमें से r1 जो है r से बड़ा है, मतलब ये आउटसाइड है, और r2 इनसाइड है। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है,
और R2 आउटसाइड है, आउटसाइड, दिस इज R2। यहां पर इंटेंसिटी I2 R1 आउटसाइड है, दिस इज R1, और R1 के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 है, और R2 इनसाइड है, ये है R2, इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है I2 है। बताइए हाँ I2 है, बताइए I1 बाई I2 क्या होगा? अरे लुल्ल सवाल पूछ दिए, लुल्ल सवाल पूछ दिए भाई, ये क्या सवाल है? अबे सवाल उसके लिए बड़ा आसान है जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर को देखा है। अरे उसको ग्रेविटेशन का जी भी ना आता हो, मेरा लेक्चर अगर सिर्फ देख के गया है तो भी डेफिनेटली सवाल बनेगा, 110% मेरी गारंटी है इस बात की। गोले के बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड I1 है, गोले के अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड I2 है, I1 I2 का रेशियो बताइए। अब इस सवाल को वैसे मेरे कराने का मन कर नहीं रहा है, पर फिर भी कुछ चोमू नंदन क्लास में बैठे होंगे, मैं करा देता हूं बेटा, है ना। I1 अपन I2 जो होगा, क्योंकि कराने लायक इसमें है नहीं। I1 का फॉर्मूला बोलो, Gm बाई R1 का स्क्वायर, am I right? I2 का फॉर्मूला बोलो, Gm बाई R क्यूब इंटू R1। this cutting, this is here R क्यूब अपॉन R1 इंटू R2 का स्क्वायर। आंसर, देयर इज नो रॉकेट साइंस। कहां गया, कौन सा ऑप्शन? कितने लोग कह रहे हैं यस हैं? बी कैसे आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज R1, सॉरी दिस इज R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखो, R1 का स्क्वायर अपन R2, सी ऑप्शन आंसर। कितने लोग बोल रहे हैं ठीक है? ऐसे सवाल कुछ नहीं। एक और सवाल करिए। हाँ सिली मिस्टेक, एग्जैक्टली कई बार सिली मिस्टेक हमें हमारे सिलेक्शन से दूर कर देता है। रीजन क्या है कि जहां एक नंबर मिलना चाहिए था वहां -0.25 नंबर अलग से कट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एएमयू का सवाल है बेटा, एएमयू में आया हुआ सवाल है एकदम। देखो स्क्रीनशॉट बुक का ही है, बुक का ही स्क्रीनशॉट सीधे लगा दिया हूं। इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड a particle is taken from A to B along different path। A से B तक लेके जाया जा रहा है एक पार्टिकल को, किसके अंदर? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। किसके अंदर बेटा? किसके अंदर? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। बताइए किसके अलोंग किया गया काम जो होगा मैक्सिमम होगा? इस पॉइंट को यहां से पहले यहां लेके जाया जाए और यहां से यहां तक लेके जाने में कुछ काम किया गया, ऐसे ले जाने में भी कुछ काम हुआ, सीधे सबसे कम डिस्टेंस वाले पाथ पर भी लेके जाया गया और एक बार इधर से लेके गया। तो बताइए सबसे कम काम किस में होगा? जिसमें सबसे कम दूरी चलेगा या जिसमें सबसे ज्यादा दूरी चलेगा? बोलिए सबसे कम काम किस में होगा या सबसे ज्यादा काम किस में होगा? जिसमें सबसे कम दूरी चलेगा या जिसमें सबसे ज्यादा दूरी चलेगा? जिसमें सबसे कम दूरी चलेगा। तो किस में सबसे कम दूरी चल रहा है बताइए? सबसे ज्यादा दूरी किस में चल रहा है? इसमें। तो सबसे ज्यादा काम किस में होगा? इसमें। सही बात। अबे मूर्ख, इतने चमाट गिरेंगे ना, पहले से सिखा रखा है कि वर्क डन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पहली बात है किस टाइप के फोर्स हैं, एक कंजर्वेटिव, किस टाइप की फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है या कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जितना भी काम किया जाता है वो कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है मूर्ख, इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट। अब जब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा वर्क डन, सिर्फ क्यू डेल्टा वी पर। डेल्टा वी मतलब क्यू पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये सिर्फ पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, या फिर मास इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि इसमें कम होगा इसमें ज्यादा होगा, भाई सब में समान होगा, सब में सेम होगा लल्लुओं। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे लेक्चर में ध्यान नहीं देते हो ना, ध्यान से सुनते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता ना, है ना। मेरे लेक्चर में एक एक बातें ध्यान से सुनो, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अ पॉइंट, एएमयू में पूछा गया, किताब का स्क्रीनशॉट है एएमयू। A point mass is placed inside the spherical shell of radius r at mass m at a distance r/2। हाँ सावधानी से, है ना बेटा। अरे तो वाजिद एकदम कान खोल के सारी बातें सुनो प्रेम से। अजहर भैया, अरे क्या नाम है, अफान भैया, सुनिए ध्यान से। सवाल क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट मास इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। एक स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, यहां से r/2 दूरी पर, या यहां से इधर रख, समझ लो r/2 दूरी पर कहीं एक पॉइंट मास m को रखा गया है, ठीक है। अब बताइए जो सेल है इस पॉइंट मास पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, कितना फोर्स लगाएगा। लो भाई, लो बताओ कितना लगाएगा। शायद ये एमयू का सवाल नहीं है, ये किसी और एग्जाम का सवाल है, पर मेरे को याद है कि इसमें बहुत बार अपन लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो इस मास पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास है इसका स्मॉल एम, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस सेल की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जीरो, तो फोर्स जो सेल लगाएगा वो लगाएगा जीरो, खत्म। इतना दिमाग मारने वाली बात ही नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल बात। ठीक है, गूगल किया है सर ये लोग, गूगल किया है सर ये लोग, क्वेश्चन में गूगल किया है। अबे, अबे गूगल क्यों कर रहे हो क्वेश्चन में, तुमको डाउट हो रहा है क्या कि सर गलत पढ़ा के भाग रहे हैं क्या जल्दी जल्दी में। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसकी बात मैं कर रहा था, कैविटी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं बेटा, कैविटी प्रॉब्लम। पहले कुछ फिर कुछ आंसर दे रहे हैं बच्चों का आंसर ना बदलता रहता है, टेंशन मतलब तुम। कैविटी प्रॉब्लम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एएमयू में ग्रेविटेशन में भी पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास में भी पूछा गया है। दिस इज द कैविटी प्रॉब्लम, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बेटा, है ना।
कैविटी प्रॉब्लम में फील्ड के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोर्स के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, एकदम ध्यान से पहले सवाल पढ़िए, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। कौन कुछ सवाल पूछ रहा है क्या? हाँ भाई इकबाल बताओ, बोलो इकबाल। उसका आंसर जीरो होगा क्या? क्या कह रहे हो? उसका आंसर जीरो कैसे होगा? जीरो इलेक्ट्रिक कैश, फील्ड रहेगा तो करना। जीरो कैसे हो गया? अरे अच्छा, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? एक हॉलो स्फीयर के अंदर, एक हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बेटा? वो हॉलो और जब जीरो हो जाएगा, सॉलिड है तो उसमें ठीक है, जीरो होगा, जीरो। जीरो होगा। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। मास। हाँ, बड़ा जल्दी, चलो कोई नहीं, लेट से ही सही, समझ में आना चाहिए। सवाल ये पढ़ो अच्छे से। सवाल है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर exerted a gravitational force F on a particle placed at 2r, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो यहां से यहां तक की दूरी 2r है बेटा, है ना? कितनी है? 2r। इस पर इनिशियली फोर्स कितना लग रहा था बेटा? F लग रहा था, ठीक है। बाद में यहां से इसको काट के इतने पोर्शन को हटा दिया गया, एक कैविटी बना दी गई। तो अब जो फोर्स लगने लगा, ऑब्वियसली कुछ मास कम कर दिया गया है। अब कुछ मास कम किया गया है तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो अब फोर्स लग रहा है एफ डैश। आप बताइए एफ डैश बाई एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश बाई एफ की वैल्यू क्या होगी? ठीक, ये तो आंसर, अच्छा सारा का सारा आंसर एक से कम है, और हमारा आंसर भी एक से कम आना चाहिए ना। तो क्या होगा, आओ कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो कैन यू कैलकुलेट? अब कैविटी प्रॉब्लम टैकल करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, देखो। इस एम पर फोर्स कितना लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये स्फीयर यहां पर कितना फील्ड बना रहा है, कितना फील्ड बना रहा है। इनिशियल फील्ड निकालना आसान है, आई आई डैश निकालना मुश्किल है। आई डैश हम निकालना सीखेंगे। तो मैंने बोला था ना, या तो फील्ड के टर्म में सवाल देगा या फोर्स के टर्म में सवाल देगा। इसने अभी फोर्स पूछा है, लेकिन हमें फोर्स निकालने से पहले हमें फील्ड पता होना चाहिए, क्योंकि फील्ड आई डैश इज इक्वल टू होगा एफ डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ डैश इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? एफ डैश इज इक्वल टू होगा मास इनटू आई डैश। बिना आई डैश निकाले हम फोर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें आई डैश निकालना पड़ेगा। आर यू रेडी गाइस टू सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम? आर यू रेडी? जल्दी बोलो, हाँ या ना? ओके, अगर आप रेडी हो तो हम पहले कैविटी के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एंड कैविटी के कॉन्सेप्ट को हम एक बार सीख लेंगे तो जहां जहां कैविटी के क्वेश्चन आगे फ्यूचर में कहीं पे भी आएगा, हम इसको वहीं लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है कि ये हमारा गोला, मैं बड़ा बना लेता हूं वरना तुम्हें शायद समझ में ना आए, ये हमारा ज्यादा बड़ा हो गया, ये हमारा गोला। गोले से 2r के डिस्टेंस पर ये हमारा है कोई पॉइंट P। क्या पॉइंट है भाई? पॉइंट का नाम क्या है बताना जरा। पॉइंट का नाम ही नहीं है, मान लेते हैं पॉइंट P है। इस पर रखा गया है मास m। तो बताओ फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स लगेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी इनटू मास। मास m है, आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलो आई की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो गया सर gm बाई, इसका मास कितना है भाई? कैपिटल M है ना, इसका मास कितना है? इसका मास कितना है जी? नहीं दिया है, मान लेते हैं अपने तरफ से, उसकी जरूरत भी नहीं है, सब कट जाएगा। gm बाई आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या है? दिस इज r, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2r, तो ये हो जाएगा gm बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं gm m बाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। बढ़िया, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक मिनट रुकना।
अब कैविटी, अब बाद में क्या हुआ, इसमें से काट के कैविटी बना दिया गया, इसमें से काट के ऐसे इसको काट के कैविटी बना दिया गया, यही ना। अब एक कैविटी बन गया ना, तो जब भी कैविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम इसको ऐसे सोचना कि दिस इज फुल, ये फुल है, माइनस कैविटी है, इज इट राइट, बोलो। दिस इज फुल माइनस कैविटी, इसमें से इसको घटा दिया तो ये मिल गया, क्यों, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको घटा दिया तो ये मिल गया, है ना। इज इट राइट रॉन्ग। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि इसको जोड़ लो, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम था, इसका मास माइनस, मतलब इस पे जो रो था, इस पे जो मास डेंसिटी थी रो थी, इस पे मास डेंसिटी माइनस रो कर दिया, तो भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, अब लिख सकते हो तो सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में क्या जा रहा है भैया। इसमें मास मान लेते हैं, इसमें मास तो कैपिटल एम ही रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर इसका रेडियस जो है r/2 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा r है तो ये r/2 होगा, तो ये कितना मास होल्ड कर रहा होगा, ये m डैश अगर इस पे मास हो तो ये कितना मास होल्ड कर रहा होगा, कितना मास काट के निकाला गया है, m डैश थोड़ा निकालो, तो m डैश होगा रो इंटू माइनस रो इंटू इसका वॉल्यूम, है ना। तो निकाल लीजिए, रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू होगी, ध्यान से समझिएगा, रो की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू जो होगी मास अपन इसका मास अपन वॉल्यूम होगा, माइनस मास अपन इसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r³। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो छोटे वाले का वॉल्यूम जो होगा ये होगा 4/3 पाई r³, r क्या है r/2, तो r³ अपन 8, तो 4 दिस इज दिस ये हो गया -m/8। मतलब अगर ये टोटल m मास का था तो इसमें से -m/8 मास काट के निकाला गया है, कैविटी में से -m/8 मास काट के निकाला गया है। किस किस को ये समझ में आ गया हो तो बताना, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, समझ में आ गया। तो बस अगर समझ में आ गया तो इसके लिए पॉइंट, इसके वजह से इसके लिए पॉइंट कितने दूरी पर है, इसके लिए अभी भी पॉइंट पी उतने ही दूरी पर है, इसके लिए पॉइंट पी कितने दूरी पर है, तो दिस इज r एंड दिस इज r/2, तो ये हो जाएगा 3/2r, है ना, 1.5 r की दूरी पर है। तो मैं अब लिखूंगा इसके वजह से जो फोर्स आएगा ये आएगा I डैश इंटू एम, और आई डैश किसके किसके वजह से आएगा, तो इसके वजह से भी आएगा और इसके वजह से भी आएगा, तो आई डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके वजह से आई डैश तो सेम होगा, इसके वजह से आई डैश तो सेम होगा, ये होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r² इंटू 1/4, ठीक है। लेकिन इसके वजह से आई डैश कितना होगा, तो ये होगा -g m1, इसका मास कितना है भाई, इसका मास है सॉरी ये स्मॉल एम तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, देखो कैपिटल एम ही लिखो, ठीक है, माइनस इसका मास क्या होगा m/8, देखो g m/r², r क्या है 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9/4 r², है ना, इंटू स्मॉल एम, काट दीजिए 4 दूना 8 हो जाएगा, gm/r² को कुछ मान ले रहा हूं यार, gm/r² को मैं कुछ मान ले रहा हूं, या gm/r² इसमें से कॉमन कर लिया, gm/r² इसमें से कॉमन कर लिया, ये बचा 1/4 माइनस ये क्या हो गया 1/9 दूना 18, सॉल्व कर लीजिए, gm/r², अब बाहर m था ही तो gmm/r², gmm/r², दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश, gmm/r², इसको सॉल्व करिए भाई, सॉल्व करिए जनाब, तो ये हो जाएगा व्हाट 18 दूना 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए, है ना, ये हो जाएगा 4 9 36 और 9 दूना 18, इसको सॉल्व किया तो gm/r² इंटू 4 इंटू 9, 36 को 4 9 36 लिख दिया और इस 7 लिख दिया,
इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी f। ये हमारा क्या निकला है, f डैश इज इक्वल टू f 7/9। f डैश बाई f की वैल्यू जो हो गई 7/9 आंसर। कितने लोगों को आंसर समझ में आ गया? जिसको आंसर समझ में आया वो बताया हो, जिसको ना समझ में आया वो बता, वो भी बता दे। अरे 7/9 आंसर में नहीं है, कौन बोल रहा है यार? हाँ है तो यार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एम आई राइट? कितने लोगों को एक कैविटी वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया? कितने लोगों को? नहीं वाजिद, आज इतना नहीं रहने दूंगा, वरना फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा, और फिर तुम कहोगे यार पैसा लूट लिया। पता नहीं ये कौन था, वो कह रहा था कि इन लोगों ने पैसे ले लिया। भाई 2,500 में खरीद थोड़ी लियो यार, जबकि बंदा सामने वाला मेहनत कर रहा है प्रॉपर। हाँ, उसको आदिल को टर्मिनेट कर दिया, कई दिन तक मेरे को फोन किया मेल किया है मैंने बोला भाई अपॉलजी लिख के भेजो। अब मेल उसका आज रात को पढ़ूंगा, उसने मेल का किया है। अगर मुझे सही बंदा लगा तो फिर ऐड करूंगा। आगे से तुम लोग को अपॉलजी का भी मौका नहीं दूंगा, बता रहा हूं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया, लेकिन टेंशन मत लो उसकी। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया सवाल? देखो कैविटी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा सेंटर ऑफ मास में भी। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पहले आए, कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा तो कैसे यूज करोगे? एक बार और सर, बहुत बढ़िया। देखो देखो एक और केविटी है ठीक है, एक और केविटी प्रॉब्लम आया है। एक मैं किया हूं, एक तुमसे करवाऊंगा। देखो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है। समझो, कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो इसमें एक कैविटी अगर बना दी गई, तो हुआ क्या, ये टोटल m मास का था, इसमें से m डैश मास निकाल दिया काट के। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि ये m मास का है, इसमें से निकाल दिया गया काट के m डैश मास को। अब m डैश मास हमने जब कैलकुलेट किया कि कितना मास काट के निकाला गया है, तो ये पता चला कि m डैश मास जो है m/8वां हिस्सा काट के इसमें से निकाल दिया गया है, खत्म। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के घटा दिया, तो आई नेट आ गया। आई नेट क्या होगा, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड I1 और इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड I2, दोनों को घटा दूंगा तो आ जाएगा। क्योंकि रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ये अगर रहता तो पूरे गोले की वजह से हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन हमें फार्मूले में सिर्फ गोले का ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने आता है, कैविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने नहीं आता है। तो हमने गोले की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना शुरू किया, इस गोले की वजह से भी निकाल दिया, दो अलग अलग गोला बना दिया और दोनों गोले की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के घटा दिया। दैट वाज द सिंपल प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। ओके चलो अगला सवाल करो। अगला, a solid sphere of radius r gravitationally attract a particle of mass m at a distance r, है ना। लो एक और सवाल जो रिपीट हुआ है, फाइंड द आंसर। मजा आएगा, देखता हूं कितने महाशय हैं जो इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए महाशय जी, आप लोग को दिया जाए 2 से 3 मिनट का टाइम। ये 2 मिनट का टाइम शुरू होते हुए, चलो। ये बोल रहा है 3r/2, अबे 3r/2 के बाहर ही होगा ना। एक बच्चे ने पूछा कि 3r/2 कैसे आया, तो देखो बेटा, ये r/2 था और ये पूरा r था। पिछले सवाल में ये r/2 था और ये पूरा r था, तो r प्लस r/2 3r/2 नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? वाजिद बेटा, जब कॉन्सेप्ट समझना हो तो सर नेट बहुत बढ़िया चल रहा है, और जब सवाल लगाना हो तो सर मेरा नेट रुक गया है। वाह, जल्दी सवाल लगाओ,
बकैती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 1 मिनट निकलते हुए, अभी आधे तो फिगर ही बना रहे होंगे सब, 2 मिनट में तो फिगर बनाएंगे सब। जल्दी सवाल लगाओ बेटा, ऐप में कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा, पता चले मेरा इतना प्रीमियम कंटेंट है तुम लोग लीक कर दिए। भाई यही प्रीमियम कंटेंट पढ़ा के तो टॉप 100 में रैंक देता हूं। चलो जल्दी सवाल लगाओ। हाँ 27 सेकेंड, 28 सेकेंड। बहुत बढ़िया, सोबान ने आंसर दे दिया। सी ऑप्शन सोबान के नाम किया जाए। भैया सोबान, एक बच्चे ने आंसर दिया इतने मूर्खानंदों में से। नियॉन ने आंसर दे दिया 50/41। बी ऑप्शन नियॉन के नाम किया जाए। नियॉन, इसका मतलब है दोनों में से कोई ना कोई तो गलत है। चलो सवाल सॉल्व किया जाए बेटा। सॉल्व किया जाए। आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं। शुरू में जब एक कटा नहीं था तो कितना फोर्स लगा रहा था, एफ फोर्स लगा रहा था, और एफ फोर्स कितना होगा, तो सर ये होगा G m1 m2/r²। आर क्या है, 3r, तो ये हो जाएगा 9r²। ठीक है, ये Gm/r² को मैं कुछ मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं a। ठीक है, a मान लेता हूं ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो फोर्स की वैल्यू होगी a/9। ठीक है, मैं इसको a मान लिया, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे को लिखने से सख्त नफरत है, जितना कम लिख के काम चले उतना बढ़िया है ना। ठीक है, अब इसी को क्या हुआ, काट दिया गया। अब अगर काट दिया गया है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि भाई ये मास m था, इसमें से कितना मास काट के निकाला गया है, तो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, m/8 मार्क्स का मास काट के निकाल दिया गया है। तो इस किस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर I1 हो और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड I2 हो, तो इन दोनों को निकाल के घटा दीजिए, अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। I1 की वैल्यू क्या होगी भाई, I1 की वैल्यू होगा Gm/, और नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स भी लिख दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में m से मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। I1 की वैल्यू होगी Gm/, यहां से यहाँ की दूरी कितनी होगी बेटा, यहां से यहाँ की दूरी ऑब्वियसली 3r था, तो ये हो जाएगा 9r², माइनस इसकी वजह से निकालो, तो ये हो जाएगा G, m के जगह पे लिखूंगा m/8 इंटू स्मॉल m/r²। r कितना है, यहां से इस कैविटी के, यहां से मत देखो, इस कैविटी के सेंटर से दूरी देखो, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा इसके यहां से इसके यहाँ की दूरी 3r था, तो यहां से यहाँ की दूरी 2r, और 2r + r/2 कितना हो जाएगा, 2r + r/2, तो देखो 2r + r/2 हो जाएगा 5r/2। ठीक है, तो Gm/r² करूंगा तो ये हो जाएगा 5r/2, तो ये हो जाएगा 25/4r²। 4 दूनी 8, मैं Gm/r² को कॉमन कर लिया जो कि है a। ठीक है, अपान 1/9 माइनस, इसको सॉल्व करो यार, 1/50, ये कितना हो जाएगा 50। सॉल्व करिए इसको जरा। f' इज इक्वल टू a 1/9 माइनस 1/50। थोड़ा सॉल्व करिए, सॉल्व करिए यार। 9 × 50 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 50 हो गया, -9 हो गया,
तो a/9 और 41/50, ये हमारा हो गया f डैश। a/9 की वैल्यू f थी, देखो a/f की वैल्यू ही थी a/9, मैंने f डैश इजकल टू लिख दिया f 41/50, इसको इधर भेज दिया, f डैश बाई f इजकल टू 41/50 आंसर। कितने लोग कह रहे हैं आहा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कितने लोग कह रहे हैं सर बड़ा आसान था सवाल, बस हमें निकालना नहीं आ रहा था, पर अब मजा आ गया, अब निकालने में भी मजा आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है रॉन्ग है, 50/41 होगा। देखो 50/41 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 50/41 जो है एक से ज्यादा है। अब तुम बताओ पहले फोर्स ज्यादा था या बाद में फोर्स ज्यादा होगा? तो सर पहले मास ज्यादा था जब नहीं कटा था, तब फोर्स ज्यादा था, बाद में तो फोर्स कम हो गया। अब कम फोर्स में ज्यादा फोर्स से भाग दोगे तो एक से कम आएगा या एक से ज्यादा? सर एक से कम आएगा, तो आंसर तो आना चाहिए एक से कम। तुम बोल रहे हो नियॉन की एक से ज्यादा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी रुको, अच्छा हमसे f1/f2 पूछा है, हम लोगों ने जो निकाला है f2/f1 निकाला है, f डैश बाई f निकाला है, हमसे f/f डैश पूछ रहा है, f/f डैश पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू होगी 50/41। बढ़िया, सही बोल रहे हो नियॉन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पहले फोर्स ज्यादा था, बाद में फोर्स कम हो गया, तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। मुझे लगा कि f डैश बाई f पूछ रहा है, ओके। तो आरवीडी में पॉइंट, सिली मिस्टेक हो सकते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ना। इसमें सब कुछ हम लोगों ने निकाला था, बस ये नहीं देखा कि किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, f1/f2 पूछ रहा है या फिर f2/f1 पूछ रहा है। अभी जो मैंने निकाला दैट वाज f1/f2, सॉरी f2/f1, पर आंसर में पूछा गया f1/f2, तो f1/f2 जो होगा दैट वाज 50/41। बहुत बढ़िया नियॉन, वेल डन, अच्छा आंसर आया तुम्हारा। और किसी बच्चे का आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। ओके, अब पढ़ते हैं स्पेशल केस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में दो ही पॉइंट से सवाल बनने की सबसे संभावना होती है, एक तो कैपलर का नियम और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को हम आई ना बोल के जी बोलेंगे, और इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे। पहला जी के वेरिएशन पे सवाल बनेंगे, दूसरा डायरेक्ट कैलकुलेशन पे सवाल बनेंगे, तीसरा अर्थ के रोटेशन पे सवाल बनेंगे, अर्थ के रोटेशन पे सवाल बनेंगे, चौथा पेंडुलम के सवाल बनेंगे, पेंडुलम के सवाल बनेंगे, और पांचवा बॉयंसी का सवाल बनेगा, बॉयंसी का सवाल बनेगा। तो इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे और आपको आना चाहिए, हर तरीके के सवाल को अब करा जाएगा। अब चलिए ये शुरू करते हैं टॉपिक जो कि सबसे मुझे लगता है ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपलर लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही, जी भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इकबाल कह रहा है सर कल खत्म कर देना, सानिब कह रहा है सर प्लीज रहने दो, भैया सुनिए बहुत सुनिए बहुत, प्लीज कल आएंगे हम लोग। अच्छा बेटा, डेटा एंड होने वाला है। नियॉन इज सेइंग स्टे कंटिन्यू। देखो बेटा, अगर अब तक जो तुमने पढ़ा है ना, मान लो ये पूरे ग्रेविटेशन से सवाल आने की संभावना है, ठीक है। अब तक जो तुमने पढ़ा है मात्र और मात्र 20% पढ़ा है। अब जो तुम पढ़ने वाले हो सीधे 50% पढ़ने वाले हो। उसके बाद से कैपलर्स लॉ 30 से 40%, बाकी के 10 से 20% अपना सैटेलाइट। मतलब ऐसा समझो ये भी 40% है और कैपलर लॉ को भी तुम 40% मान लो, या फिर 30-30% मान लो। कुल मिलाजुला के सबसे ज्यादा आने की संभावना यहां से और कैपलर्स लॉ से ही है, ठीक है बेटा।
ठीक है चलो। कई बच्चा कह रहा है 50% वाला कम कल पढ़ा लेना सर। भैया मार्क्स की चिंता नहीं है कि जल्दी से मार्क्स हमारा क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए सिलेबस। अरे 20 मिनट का तो मतलब आधे घंटे का तो टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं, कल इसको पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कैपलस लॉ। ठीक है बच्चा लोग, कोई समस्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई बात नहीं नियॉन, कल पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई वाजिद बोलो। ये पढ़ाई अभी सही चल रहा है। सही चल रहा है हाँ पर रुक जाता है बीच बीच में, वीडियो कोई पूरी नहीं, रुक जाती है। इसकी रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लो, कल मिलता हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अरे चलो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आगे में, क्या तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स भैया फॉर भैया ज्वाइनिंग द सेशन। हाँ बोलो। भैया करवा दीजिए ना, जिससे इकट्ठा फिर देख लूंगा प्लीज। अब कल कर लेंगे है ना। कल PYQ करवा दीजिएगा, पेट भर क्वेश्चन कर लेंगे हाँ भैया, हाँ करवा दीजिए। श्योर श्योर ओके। अभी तो टाइम 1 घंटा, 12 तक पढ़ते हाँ ही हैं तो 12 तक करवा पढ़ते दीजिए। हैं, बात तो तुम्हारी सही है, पर अब मेरा मूड तुम करवा लोगों ने दीजिए। बदल दिया है। अरे भैया प्लीज प्लीज, वो नेट नहीं चल रहा।